पे के.एन. राव जो थे वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एयरक्राफ्ट पे कैमरा लगा के जो पाकिस्तान की साइड वाला एरिया था उसकी फोटोग्राफ्स निकालते थे और फिर ये फोटोग्राफ जो होती थी वो फोटो इंटरसेप्शन डिपार्टमेंट में जाती थी और फिर उस इमेज के बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी कि पाकिस्तान वाले एरिया में क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन ये जो पूरी चीज चल रही थी इसमें दिक्कत ये थी कि जो कैमरे थे उनकी जो रेंज थी वो खाली 70 किलोमीटर तक की थी और जो फोटोग्राफ्स भी आती थी वो उतनी क्लियर नहीं आती थी जिसको समझने में बहुत दिक्कत आती थी। तो इस चीज से निपटने के लिए ये डिसाइड हुआ कि अगर हमारा कोई एजेंट उस एरिया में चले जाए और टाइम टू टाइम अगर फोटोग्राफ्स देता रहेगा तो उससे हमें और क्लैरिटी आएगी कि पाकिस्तान वाले एरिया में क्या चल रहा है। और इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कश्मीर बेदी थे उनको सेलेक्ट किया गया था। अब इसके बाद कश्मीर बेदी का नाम बदल के मोहम्मद इब्राहिम कर दिया जाता है और फिर इनको 2 पाकिस्तानी सिटीजन्स की मदद के थ्रू इनको बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। ये जो पूरा ऑपरेशन था इसको आर.एन. काउ दिल्ली से चला रहे थे और जब कश्मीर बेदी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो प्लान के हिसाब से वो वहां की सारी इंफॉर्मेशन रेडियो सिग्नल के थ्रू अमृतसर में एक घर था वहां भेजते थे और फिर वहां से एक आदमी एक सिक्योर टेलीफोन लाइन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दिल्ली में एक घर था वहां भेजता था। फिर इसके बाद एक मैसेंजर बाइक पे आता था और उस एरिया के पब्लिक टेलीफोन का यूज करके इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता था और आर.एन. काउ तक पहुंचाता था और फिर इसी के बेसिस पे सारी प्लानिंग होती थी। तो फिर कई महीनों तक ये चीज चलती है लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी फोटो आती है जिससे हर कोई हैरान हो जाता है। उस फोटोग्राफ को देख के ये पता चलता है कि पाकिस्तान के एक एयरबेस पे कुछ नए अमेरिकन मेड्स APCs को एक कार्गो प्लेन से अनलोड किया जा रहा है। इस प्लेन से गोला बारूद और कुछ आदमी निकल रहे थे। इसमें 6 F-104 फाइटर प्लेन, 7 B-57 बॉम्बर्स और 300 कैरियर्स थे जो अनलोड हो रहे थे। अब ये इंफॉर्मेशन जब ऊपर पहुंचती है तो ये चीज पता चल जाती है कि यूएस अपने आर्म्स एम्बार्गो को तोड़ के पाकिस्तान को सीक्रेटली वेपन सप्लाई कर रहा है जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। और यही वो टाइम था जब इंडिया को समझ में आ गया था कि आगे पाकिस्तान कुछ बड़े स्टेप ले सकता है। तो इंडिया ने अपना फोकस और इन्वॉल्वमेंट ईस्ट पाकिस्तान यानी कि अभी का बांग्लादेश जो है उस पे कर दिया और इस वेपन सप्लाई को लेके भी बैक चैनल से यूएस से डिस्कशन स्टार्ट किया। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी और ईयर 1970 आते आते RNAW के जो एजेंट्स थे वो लंदन में उन्होंने ठीक ठाक नेटवर्क अपना बना लिया था। तो इन्हीं इंडियन एजेंट्स में से एक एजेंट ऐसा था जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स थे उनको फॉलो करता था, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करता था कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले पाकिस्तान अपने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कुछ मिलिट्री एक्शन प्लान करने वाला है। ये इंफॉर्मेशन पहुंचते ही एनालाइज किया गया कि इस एक्शन से इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा है, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान में इनको और ज्यादा इंटरवीन करना होगा यानी कि दखल देना होगा। और फिर इसकी तैयारी इंडिया बहुत ही तेजी से शुरू कर देता है। आर.एन. काउ इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान का जो बॉर्डर था, जो उस बॉर्डर पे टेक्निकल चेक पोस्ट बनाए गए थे, उनके नंबर्स बढ़ा देते हैं और वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के हर कम्युनिकेशन को ट्रेस करते हैं, हर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करते हैं। सिचुएशन ये हो गई थी कि पाकिस्तान के इलेक्शन आने तक RNAW के पास हर डिटेल्स थी कि इलेक्शन के अंदर किसकी जीतने की ज्यादा चांसेस हैं, मिलिट्री एक्शन होगा तो कौन कौन इन्वॉल्व होगा, हर एक चीज उनको पता चल गई थी। आर.एन. काउ ये सारी सिचुएशन एनालाइज करके इंदिरा गांधी जी को भेजते थे और इसके बाद ये भी सजेस्ट करते कि अगर इंडिया ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जो एयरप्लेन्स आते जाते हैं अगर अपना एयर स्पेस को ब्लॉक कर देगा तो ये इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। एक तो रूट तो लंबा होगा ही होगा, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो कम्युनिकेशन है वो भी ब्रेक होगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी कहती है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, बिना किसी रीजन के ऐसे एयर स्पेस बंद करना, या तो वॉर जैसी सिचुएशन हो तभी ये करा जा सकता है। और अगर बिना किसी रीजन के इंडिया अगर ऐसा करेगा तो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होगा जिससे इंडिया को दिक्कत होगी। अब जब ये सारी बातें चल रही थी उसी टाइम पे एक ऐसा कोइंसिडेंस होता है जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के सामने आता है। एक्चुअली हाशिम कुरैशी नाम का एक आदमी श्रीनगर से पेशावर गया था और वहीं पे उसकी मुलाकात मकबूल भट्ट नाम के आदमी से होती है जो कि एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है NLF, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, उससे बिलोंग करता था। और ये जो NLF से मकबूल भट्ट था ये हाशिम कुरैशी को इन्फ्लुएंस कर लेता है और इसकी जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन थी NLF इसको ज्वाइन करा लेता है। अब हुआ क्या था कि ये जो NLF थी इसके 36 मेंबर पाकिस्तान से कश्मीर में घुस रहे थे और उनको जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने पकड़ लिया था। अब NLF को इन 36 मेंबर्स को इंडिया की जेल से छुड़वाना था जिसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान का सारा जिम्मा जो था वो हाशिम कुरैशी को दे देते हैं लोग। प्लान ये था कि हाशिम कुरैशी इंडिया में वापस जाएगा और श्रीनगर एयरपोर्ट से एक प्लेन को हाईजैक करेगा और फिर इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करके 36 लोगों को छुड़वाया जाएगा। और एज पर प्लान NLF जो था वो हाशिम को ट्रेन करके इंडिया भेज देता है। अब जैसे ही हाशिम कुरैशी इंडिया में घुसता है इसको भी एजेंसीज पकड़ लेती हैं और ये खबर आर.एन. काउ के पास पहुंचती है और जब हाशिम का इंटेरोगेशन होता है तो उसमें ये जो प्लेन को हाईजैक करके अपने 36 बंदे छुड़ाने का जो प्लान था ये प्लान RNAW को पता चल जाता है। अब आर.एन. काउ जो थे इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, वो हाशिम कुरैशी को कन्विंस कर लेते हैं और एक डबल एजेंट बना देते हैं और यहां से हाशिम कुरैशी जो था वो इंडिया के लिए काम करने लगता है।